हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्रैच एजुकेशन। आज के इस क्लास में देखेंगे झारखंड सचिवालय एग्जाम का पेपर 3 का सेक्शन जनरल साइंस और यह पार्ट नंबर आपका 46 रहेगा। सारे पार्ट्स आप लोग जरूर विजिट कर लीजिएगा और सबका पीडीएफ भी आपको मौजूद है @लर्नर्स क्रैच एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग जो है रिवीजन करने के लिए उसको रख सकते हैं। जनरल साइंस हो, कंप्यूटर हो, झारखंड जीके हो, ये सब का प्रिपरेशन मैं काफ़ी अच्छे से आपको करवाया हूँ। तो जो आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सबका मिल जाएगा और जाकर रिवीजन कीजिए। क्लास शुरू हो से पहले आपका एक क्वेश्चन है कि जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है वह कितना सेल इतना मोटा होता है। कहने के तात्पर्य एक सेल इतना, दो सेल इतना, 3 सेल इतना या फिर 4 सेल इतना। तो एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। और सब सेक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस को 20 क्वेश्चन बनेगा, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन बनेगा, झारखंड जी के 40 क्वेश्चन है, नॉर्मल जो जीके आता है उसमें भी जो है 30 क्वेश्चन आपका बनने वाला है। तो सब सेक्शन आपको जरूर कर लेना है। एक भी सेक्शन आपका कम पड़ेगा तो फिर सिलेक्शन में दिक्कत हो सकता है। तो ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपेक्षा करते हैं आज क्लास काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। मेरा क्लास नॉर्मल नहीं होता है, ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन उठाकर नहीं ले आता हूँ। थोड़ा टफ लेवल को मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन जो है दूँ मॉडरेट टू एडवांस लेवल का, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो सबको पता होता है। तो मेरे जनरल साइंस में देखिएगा तो मैं इसी तरह से क्वेश्चन लेता हूँ और छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो सब तो ऐसे ही मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो लेक्चर को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ओके, लेट्स गियर अप। वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन आता है हार्मोन के बारे में। विच ऑफ द फ्लोइंग हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स होता है हार्मोन नहीं, स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी कि चाइल्ड बर्थ के बाद वह कौन सा हार्मोन है जो कि मिल्क प्रोडक्शन को जो है स्टिमुलेट करता है। प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टिन या फिर एंड्रोजेन। इसका सही आंसर प्रोलैक्टिन होगा। प्रोलैक्टिन को देखिएगा तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, एक प्रोटीन है, यह पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क प्रोडक्शन, जो कि मिल्क प्रोडक्शन करने का काम होता है मैमरी ग्लैंड्स। ध्यान रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और मास्टर ग्लैंड जो क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत जितना भी आप लोग एंडोसालाइन ग्लैंड देखिएगा तो उसको यह रेगुलेट करने का काम करता है। दैट इज वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। और एक होता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड नाम सुने हैं? यह सबसे छोटा ग्लैंड है बॉडी में और लार्जेस्ट ग्लैंड आपको लीवर देखने को मिलेगा। ठीक है, 1.5 kg तक का वेट हो जाता है, ठीक है, लीवर का। तो प्रोलैक्टिन इसका आंसर हो गया। बाकी एक हार्मोन यहाँ पे एस्ट्रोजन है जो कि फीमेल में पाया जाता है, डेवलप्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो है डेवलप किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है बोल सकते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूबरिटी के लिए, यानी कि सेक्स कैरेक्टर्स के लिए फीमेल्स में। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। और मेल में आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेसिक सॉल्यूशन चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर फ्रॉम डैश टू डैश लिखा हुआ है। तो येलो टू रेड है, येलो टू ब्लैक है, येलो टू ब्लू है या फिर येलो टू ग्रीन है। टर्मरिक इंडिकेटर के बारे में बोला गया है। इंडिकेटर क्या होता है? तो इंडिकेटर को आप लोग ना एसिड बेस इंडिकेटर ही बोलते हैं। क्लास 10 में डायरेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, सूचक इसको हिंदी में कहा जाता है, हिंदी भाषा वाले ध्यान रखिएगा। तो सूचक इसको कहा जाता है जो कि एसिड और बेसिक जो है कोई सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, वह उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक ना, एसिडिक या फिर बेसिक कैरेक्टर या फिर न्यूट्रल, आपको पता चल जाएगा। तो ये होता है ना येलो टू रेड हो जाता है। जैसे कि ये तो आप लोग कॉमन सेंस के बेसिस भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग खाना वाना खाते हैं तो कभी ज़्यादा हल्दी वाला चीज़ आप खाए तो उसके बाद उसमें अगर देखिएगा ना जो डिटर्जेंट डाला जाएगा तो हल्का हल्का रेड कलर का हो जाता है। तो आसपास देखा कीजिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ज़्यादा टफ चीज़ नहीं होता है। जनरल साइंस जो है तो आसपास की चीज़ जो घटित होता है वही है। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ इंडिकेटर है और इसका ना कौन कौन सॉल्यूशन में कैसे कैसे चेंज होता है। सबसे पहले तो रेड कैबेज ही आता है। तो देख लीजिएगा, रेड कैबेज वाटर है, इसमें रेड पिंक है, उसका पर्पल हो जाता है। पीएच यहाँ पे <7 है, पीएच <7 मतलब एसिड है। ये न्यूट्रल होता है 7, तो इसमें आपको पर्पल हो जाएगा। और पीएच बढ़ा दीजिएगा, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में ये हल्का ब्लू ग्रीन होते होते फिर येलो टाइप का होने लगता है रेड कैबेज। उसका रेड ओनियन देख लीजिएगा, ये रेड होता है, फिर वायलेट होने लगता है, फिर ग्रीन होने लगता है। सॉल्यूशन देख लीजिएगा क्या क्या है। उसके बाद टर्मरिक वाटर, यही था आपका, येलो होता है नॉर्मल, यहाँ पे येलो इसमें दिखिएगा, पीएच 7 पे चेंज नहीं होगा। जैसे ही बेसिक आप लोग कैरेक्टर दीजिएगा तो यह रेड होना शुरू हो जाएगा। या फिनोल्फथेलिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यह कलरलेस होता है नॉर्मली, ओके ना। तो पीएच 7 पर भी यह कलर रहेगा, पीएच 7 नॉर्मल होता है। और इसके बाद जो है यह पिंक रेड होने लगता है। इसको ध्यान रखिएगा, बेसिक सॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी सारा रेड कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो रेड लिटमस से और ब्लू लिटमस पेपर से पूछा जाता है। तो रेड लिटमस क्या होता है? तो रेड लिटमस जो होता है बेस में यह ब्लू हो जाता है और जो ब्लू लिटमस होता है वह रेड हो जाता है एसिड में। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ध्यान से देख लीजिएगा, ब्लू जो होता है वह रेड हो जाता है एसिड में और रेड जो होता है ब्लू हो जाता है बेस में। ठीक है, इसे ध्यान रखें। तो सब कुछ इंडिकेटर है, ध्यान रखिएगा। बाकी पीएच भी आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा जो है सब एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो है पीएच ऑफ ब्लड।
7.4 होता है पीएच ऑफ ब्लड, और हमारा बॉडी जो होता है 7 to 7.8 पीएच रेंज के बीच कार्य करता है। जब आपका टूथ डीके होता है, दांत का क्षय होता है, उस समय मुंह का पीएच 5 जो है से 5 से कम हो जाता है। एसिड रेन होता है उसमें पीएच 5.6 से कम हो जाता है। ये सब कुछ देख लीजिएगा। जो NaOH होता है स्ट्रॉन्ग, उससे बोलिए कि सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग जो बेस है वह है NaOH, उसका पीएच मान 14 होता है। उसका MgOH का ऑल्टी देखिएगा, जिसको आप लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, उसका पीएच वैल्यू 10 होता है। नॉर्मल वाटर जो होता है यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का 7 होता है। नींबू का रस जो होता है उसका नींबू का रस इसका 2.2 होता है। जो हमारे पेट में जो एसिड का प्रोडक्शन होता है, जिसको हम लोग जठर रस बोलते हैं, उसका पीएच वैल्यू 1.2 होता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है, लेकिन इसका पीएच थोड़ा सा कम होता है। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बोल दीजिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लीजिएगा, तो उसका पीएच जो है से 0 आ जाएगा। एसिड अटैक जब का होता है ना, तो यही सारा एसिड जो है से फेस पर फेंक दिया जाता है। ठीक है, जिसको देखे होंगे छपाक मूवी में, तो यही सब कुछ होता है। तो पीएच इतना चीज़ का कम से कम याद रखिएगा। ब्लड का 7.4 सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। और पीएच का रेंज जो होता है, आप लोगों को देखा होगा 0 लिया था, 14 लिया था। तो पीएच का रेंज 0 से 14 होता है। और ये JSSC एक्साइज में क्वेश्चन आ चुका है कि पीएच का रेंज कितना होता है। ए सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल को डेवलप किया गया था। ठीक है ना। पीएच में पी होता है पोटेंज एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। येलो टू रेड इसका आंसर हो गया। चलते हैं आगे। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ K2SO4? K2SO4 का फार्मूला क्या होता है? तो ये पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट देखिए यहाँ पे कुछ मैं चीज़ यहाँ पे ले लिया हूँ, जैसे देखिएगा सारा तो बता दूंगा। जैसे कुछ कॉमन नेम है और यहाँ पे इसका केमिकल नेम। तो हैवी वाटर का फॉर्मूला देख लीजिएगा, तो D2O होता है और ये डिटोरियम ऑक्साइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका ना फॉर्मूला गलत है, यहाँ पे PDF में सही कर दूंगा। CaOCl2 होता है ना केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर का। CaOCl2 होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर 40 डिग्री सेल्सियस पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको बोला जाता है। जिप्सम को फॉर्मूला देख लीजिएगा, CaSO4 है। एग्जाम में ये नहीं आएगा, इसमें आपको 2H2O देखने को मिलेगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O हो जाएगा। उसके बाद बेकिंग सोडा का NaHCO3 होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। उसका क्लोरोफॉर्म होता है CaCl3, मूवी में देखे होंगे सुंघा दिया जाता है, CHCl3 होता है। ट्राई क्लोरोमीथेन इसका UPSC नेम है। उसके बाद कास्टिक सोडा होता है NaOH, कास्टिक सोडा, और कास्टिक पोटास KOH को कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे यूरिया लिया हुआ है, या ये सही है। यूरिया का फार्मूला देखिएगा तो यह ना अमोनियम साइनेट का फार्मूला NH4CNO, ये होता है अमोनियम साइनेट का फार्मूला। इसको है ना हीट करके ये बनाया गया था यूरिया। लैब में बनाया जाने वाला यह पहला कंपाउंड था। ठीक है। कार्बामाइड इसको बोला जाता है। और लाफिंग गैस तो पता होगा, N2O बोला जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड याद रखिएगा। लाफिंग गैस, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि लाफिंग गैस का सूत्र क्या है या उसका फॉर्मूला क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा एल्युमिनियम सल्फेट है, तो ये हो जाए आपका एल्युमिनियम। Al2SO4 का यह हॉल 3 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाता है वो सबको फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3। पोटेशियम क्लोराइड तो काफ़ी ईजी है, KCl होगा। इसी प्रजाति का NaCl देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग कॉमन साल्ट है, खाने वाला नमक, दांडी मार्च। तो KNO3 हो गया। बाकी ध्यान रखिएगा KNO3 को ना इंडियन सल्फेटर कहा जाता है। KNO3 को इंडियन सल्फेटर कहा जाता है। और सोडियम जो नाइट्रेट होता है NaNO3, इसको ना चाइल्ड सल्फेटर कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन सल्फेटर कहा जाता है और सोडियम नाइट्रेट को चाइल्ड सल्फेटर कहा जाता है। तो सब कुछ याद रखिएगा। ये चाइल्ड सल्फेटर और इंडियन सल्फेटर, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पोटेशियम सल्फेट इसका आंसर हो जाएगा। बाकी पोटेशियम आ ही गया है तो कुछ और बात कर लेते हैं। एक होता है पोटास एलम, पोटास एलम, K2SO4, उसका तो Al2 ब्रैकेट यहाँ लगेगा। Al2SO4 का हॉल 3 और 24H2O, ये होता है पोटास एलम। जो नॉर्मल फिट के लिए आप लोग यूज करते हैं उसका फॉर्मूला यही है। बॉक्साइड का होता है, ये भी एक एल्यूमिनियम ही कंपाउंड है, Al2O3 2H2, ये है बॉक्साइड। ओके, ये सब चीज़ ध्यान रख सकते हैं। और बाकी याद रखिएगा KMnO3 है, इसको पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं, KMnO4 को। और K2Cr2O7, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है नाम। पोटेशियम पर मैग्नेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट है, क्रोमियम वाला।
सारा चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर दिया। विच हार्मोन प्रोटेक्ट्स द ब्लड ग्लूकोज फ्रॉम गोइंग टू लो। कहने का मतलब कि ब्लड में ना एक शुगर का लेवल होना चाहिए, ज़्यादा जो है से कम, लो शुगर हो जाएगा तो भी दिक्कत है, ज़्यादा ज़्यादा शुगर हो जाएगा ब्लड में तो भी दिक्कत है। तो लो शुगर को भी कंट्रोल करने का काम जो होता है एक हार्मोन का, और हाई शुगर होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम एक, मतलब जो हाई शुगर होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम एक हार्मोन करता है। तो यहाँ पे लो शुगर का काम बोला जा रहा था, तो वह होता है ग्लूकागोन। और आपको शायद याद हो तो मैं बताया था कि ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों जो है से आपको ऐसा ही होता है, भूल जाता हूँ, देखिए देखना पड़ेगा। हाँ, दोनों जो है पेनक्रियाज से जो है से सीक्रेट किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ग्लूकागोन है ये अल्फा सेल के द्वारा, जो यहाँ पे देखिएगा पेनक्रियाज का, तो इसमें अल्फा सेल होता है तो उसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है ग्लूकागोन, और इंसुलिन जो होता है बीटा सेल के द्वारा जो है सीक्रेट किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, है पेनक्रियाज ही, लेकिन अल्फा सेल जो है ग्लूकागोन हार्मोन को सीक्रेट करता है, और इंसुलिन जो होता है वह बीटा सेल जो होता है वह इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करता है। ग्लूकागोन का काम है कि लो शुगर को जो है से मेंटेन करना, यानी कि ज़्यादा लोड नहीं जाने देगा, वह नॉर्मल जो होता है शुगर ब्लड में उसको मेंटेन रखेगा। और इंसुलिन क्या करता है कि इंसुलिन हाई ब्लड जो शुगर होता है उसको कंट्रोल करता है, इसलिए ज़्यादा बोला जाता है कि मीठा ना खाएं। ओके, और ज़्यादा ब्लड शुगर हो जाएगा तो इंसुलिन जो है से क्या होगा, काम करना फिर बंद कर देता है, तो फिर ऊपर से वही इंसुलिन का स्विच रहा जाता है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा ब्लड शुगर आपका नहीं होना चाहिए। इन लोग को देखिएगा तो आलू खाने के लिए मना कर देगा, चावल खाने के लिए मना कर देगा, मतलब बहुत सारा मतलब मना होता है जिसको शुगर हो जाता है। इंसुलिन यहाँ पे लिखा हुआ था, ही बीटा सेल होता है पेनक्रियाज का और रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को। और ग्लूकागोन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर दिया। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसको ना लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इज मेड बाय हाइपोथैलेमस बट स्टोर्ड एंड रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको देखिए बनाया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, यानी कि बना मम्मी रही है और खा कोई और रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जैसे इसको सीक्रेट किया जाता है। तो यही लव हार्मोन है। ठीक है, लड़की को देखकर जो उत्तेजना उत्पन्न हो रहा है ना, वो आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यही आपसे करवा रहा है। ठीक है, तो समझिए बात को। आंसर इसका डी है, ग्लूकागोन। एक डिजीज ग्लूकोमा है ना, ग्लूकोमा याद रखिएगा आंख से रिलेटेड है ना, ग्लूकोमा हो जाए, मायोपिया हो जाए, हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, और क्या बहुत सारा डिजीज है, एस्टिग्मेटिज्म है, प्रेस बायोपिया है, बहुत सारा डिजीज है, जीरोथैल्मिया है, ये सब आई से रिलेटेड है। द व्हाइट पाउडर फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इज MgCO3, MgOH2, MgSO4 या फिर MgO। तो व्हाइट पाउडर क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपको ना क्लास 10 का बुक उठाइए और देखिएगा, शायद मुझे लगता है ये पहला कोई क्वेश्चन होगा। ओके, देखना पड़ेगा। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है तो MgO फॉर्म होता है, बैलेंस कर लीजिएगा तो MgO आ जाएगा, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका कलर होता है व्हाइट। तो वही आपसे पूछा गया था कि व्हाइट पाउडर जो फॉर्म होता है वह क्या होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ओके, यहाँ पे साथ रिएक्शन भी लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। MgO है, यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। ओके, इसको देख लीजिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड, तो MgO इसका हो जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट है, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं आप लोग। एंटासिड के जैसा यही यूज होता है, एंटासिड, ठीक है ना, अपच की स्थिति में जो यूज होता है। मैग्नीशियम सल्फेट है, और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि आंसर था। ओके, तो इस डिटेल में डिस्कस हो चुका है। विच हार अच्छा, हार्मोन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। विच हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग, हार्मोन होता है ना हार्मोन, विच हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रेनालाइन। ओके ना, आंसर इसका ए हो जाएगा, बाकी देख लीजिएगा। एड्रेनालाइन होता है, इसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो इमरजेंसी हार्मोन पूछेगा तो एड्रेनालाइन लगा दीजिएगा। ये क्या करता है कि थिंक एंड रिस्पॉन्ड क्विकली टू स्ट्रेस। स्ट्रेस में जब होते हैं तो आप लोगों को क्विकली जो है थिंक करना है या किसी चीज के प्रति रिस्पॉन्ड करना है, जवाब देना है, उत्तर देना है, तब जो है यह हार्मोन आपको हेल्प करता है। उसका बाद आता है एक ना कोर्टिसोल लिखा हुआ है, तो यह एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। यह इसका काम क्या होता है, जितना भी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है उसको यह जो है आपको कंट्रोल करता है और हेल्प करता है हेल्दी और एनर्जेटिक रहने में भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था कोर्सिटोल, तो एड्रिनल याद रखिएगा। ठीक है, इसको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहा जाता है, और पिनियल ग्लैंड को स्मॉलेस्ट ग्लैंड कहा जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, फिर से रिवीजन करा दिया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट, बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसका आप लोगों को आंसर याद होना चाहिए था। देखिए नाम था जर्मन सिल्वर, लेकिन जर्मन सिल्वर में सिल्वर नाम का कोई चीज नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप देख लीजिएगा ब्रास, मुझे लगता है कि अगर एलवाई से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, अगर जितने भी एग्जाम उठा के देखेगा तो सबसे ज्यादा ब्रास से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
सबसे ज़्यादा ब्रास से पूछा गया था कि ब्रास जो है किसका एक एलॉय है, तो Cu प्लस Zn का है। ब्रोंज होता है Cu प्लस Sn का होता है। उसका जर्मन सिल्वर देखिए Cu प्लस Zn प्लस Ag नहीं होता है, Cu प्लस Zn प्लस यहाँ पे निकल होता है ना, ध्यान रखिएगा, Cu प्लस Zn प्लस निकेल। निकेल एक स्टील होता है जिसमें आयरन के साथ निकेल मिलाया जाता है। सोल्डर या इसको फ्यूज वार कहा जाता है, उस Pb प्लस Sn होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये ब्रोंज है, कल एक आपको झारखंड जीके में क्वेश्चन डिस्कस किया था, थाला याद है, थाला वाद्य यंत्र, तो यही आपको कांसा से बनाया जाता है, तो वहाँ पर डिस्कस किया था, तो वही है। और सोल्डर तो आपका हो चुका है। और कुछ लिया गया है, देख लीजिएगा, जर्मन सिल्वर Cu प्लस Zn प्लस Ni होता है। आखिर अगर पूछ दे कि एलवाई होता क्या है, पूछा जा सकता है, तो एलवाई एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर कंपोनेंट्स का, जिसमें दो आप लोग मेटल भी ले सकते हैं, ओके, मेटल और नॉन मेटल्स भी लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे स्टील जो होता है आयरन प्लस कार्बन से मिलकर बना है, तो कार्बन क्या है यहाँ पे, नॉन मेटल है, अधातु है। कुछ देख लीजिएगा, ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर शब्द दिया हुआ था। मैग्नीन को मैग्नीलियम लिखा हुआ है। उसके बाद कुछ देख लीजिएगा, बेल मेटल Cu प्लस Sn से मिलकर बना होता है। गन मेटल तो बताया था Cu प्लस Zn प्लस Sn, ध्यान रखिएगा, गन मेटल में Cu प्लस Zn प्लस Sn। जिस तरह से जर्मन सिल्वर आप लोग याद रखें Cu प्लस Zn प्लस Ni, तो Cu प्लस Zn प्लस Sn ये होता है गन मेटल, ठीक ना, गन के लास्ट में एन है ना, तो याद रखिएगा इसमें Sn होता है। इस तरह से आप लोग कनेक्ट करके याद रखिएगा। सोल्डर ध्यान रखिएगा, सोल्डरिंग वायर भी Sn प्लस Pb होता है, जो डिस्कस किया था। ड्यूरेलियम एल्यूमिनियम प्लस Cu प्लस मैग्नीज बनता है, और थोड़ा सा आपको मैग्नीज में देखने को मिलेगा, सॉरी मैग्नीशियम है। स्टील में Fe प्लस C होता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकेल होता है। ये सब कुछ देख लीजिएगा, यहाँ पे बीच मिक्सचर लिखा हुआ है, होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। और एक देखिएगा, तो एलवाई में एक आता है आपका अमलगम। तो अमलगम में क्या होता है, तो अमलगम में आपको Hg के साथ कोई में अगर मेटल मिला दिया जाता है तो वो अमलगम बन जाता है, इसी ध्यान रखें। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, कहने का मतलब लेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी किस फेनोमेना पे काम करता है लेंस, तो इसका फेनोमेना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके ना। रिफ्रैक्शन कहाँ पे है, एग्जाम में ध्यान से टिक कीजिएगा, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा अंतर है, ठीक ना, तो यहाँ पे अंतर है, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर काम करता है। बाकी अगर मिरर का पूछेगा या स्फेरिकल मिरर पूछ देगा किस फेनोमेनन पर आधारित है, ठीक है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, तो बता दीजिएगा कि वह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है। मिरर कितने तरह का होता है, 3 तरह का, स्फेरिकल ऐसे तो नॉर्मल बोलते हैं, और एक प्लेन होता है, तो स्फेरिकल में 2 टाइप हो जाता है, जो कहता है कनकेव और कन्वेक्स। आकाश का रंग जो नीला दिख रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, एक कन्वेक्स लेंस है और एक यहाँ पे कनकेव लेंस है। कन्वेक्स लेंस को इसको ना कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि रे को इसको ना यह से एक जगह पे इकट्ठा कर देता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग, ठीक है ना, एक जगह कन्वर्ज कर दिया। अब इसको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, इस तरह से इधर जाता है तो यह डाइवर्ज कर जाता है, ओके, और डाइवर्ज कर जाता है हम लोग बैक डायरेक्शन बढ़ाते हैं। कन्वेक्स लेंस में जितना भी इमेज आपको बनता है, इसको ध्यान रखिएगा, वह सारा जो है रियल और इन्वर्टेड बनता है, सिर्फ एक को छोड़कर, और इसमें हमेशा जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है ए लेंस में, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। वर्चुअल इमेज को जो है हम लोग जो है पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए, और रियल इमेज को पर्दे पे उतारा जा सकता है, सब कुछ डिफरेंस कहा जाता है। रियल होता है तो इन्वर्टेड होता है, और वर्चुअल होता है तो इरेक्ट होता है, ये सबका कॉम्बिनेशन है, तो ये सब ध्यान से देख लीजिएगा। और मुझे तो लगता है कि जेएसएससी के एग्जाम में आपको ना डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देगा कि जब ए पे मतलब इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है तो उसमें लेंस में कहाँ पे जैसे उसका इमेज बनेगा, सी पर रख दिए तो कहाँ पे बनेगा, तो ये सब कुछ आपको ना पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आप लोग तैयार कीजिए, कोशिश करता हूँ मैं भी डालूँ, ओके ना, क्योंकि देखा गया जैसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के देता है, तो हो सकता है कि पूछा जा सकता है, तो इमेज आपको पता होना चाहिए। बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया गया था ना, शर्मा जी, वर्मा जी, मेहता जी सब पढ़ाए होंगे आपको। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पढ़ा था, तो Q इज इक्वल टू एन ही बोला जाता है, ठीक ना, तो कितना होता है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो कितना चार्ज होना चाहिए, 1 कूलम्ब, नीचे इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम्ब होता है। अब इसको थोड़ा सा आप लोग सोल्व कर लीजिए, तो पॉइंट यहाँ से हटाइएगा तो 10 आ जाएगा, और एक इसका ना यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे चला जाएगा आपका 100, ये 19 ऊपर जाएगा तो 19 होगा, तो इसको 100 कर दिया, यहाँ पे 16 है, एक जीरो उसको दे दिया हूँ तो 10 टू पावर यहाँ पे 18 लिख देता हूँ, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिए, आप लोग काट नहीं सकते हैं क्योंकि प्रॉपर डिवाइड नहीं होता है, आप लोग वैसे 6.25 आएगा ना, काटा नहीं जाता है ऐसे अगर प्रॉपर नहीं करता है
तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, कहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में भी बहुत सिमिलर डाला हूँ ना, तो 6.25 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये भी है, ध्यान से देखिएगा, ठीक नहीं तो गलत हो जाएगा एग्जाम में। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और एक कूलम चार्ज में 1.6 इंटू 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको ध्यान रखिएगा, एक कूलम चार्ज पे ना। चलिए, बाकी एम्पियर को देख लीजिएगा, ये होता है 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। तो अगर वायर्स देखिए 1 सेकेंड में 1 कूलम जो है चार्ज फ्लो होता है, तो उस धारा को या करंट को 1 एम्पियर कहा जाता है। एम्पियर मापने का डिवाइस होता है आपका एमीटर, जो कि हमेशा जो है से सीरीज में कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। ठीक है, ध्यान रखें। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में होता है, वोल्टेज को यह मेजर करता है। सिंपल इपिथेलियम इज डस 2 सेल, 1 सेल, या फिर 2 और 3 सेल, या फिर ऑल ऑफ द ऑप्शंस। तो इसमें ना 1 सेल होता है सिंपल इपिथेलियम टिश्यू, या एक सेल इतना मोटा होता है, 2 सेल इतना नहीं, सिंपल में एक ही होता है। तो देखिएगा सिंपल इपिथेलियम टिश्यू का भी अलग अलग टाइप होता है, तो जिसमें एक सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू लिया गया था, जिसका कुछ पार्ट्स आप लोग देख लीजिएगा, न्यूक्लियस है, कनेक्टिव टिश्यू है, साइटोप्लाज्म से होता है, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। तो इस तरह से सिंपल इपिथेलियम में एक ही टिश्यू होता है, और एक तरह का ना प्लांट टिश्यू है। ठीक है, आप लोग ये चीज़ तैयार कर लीजिएगा कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, कौन कौन सा ऑर्गन इसमें पाया जाता है या कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं पाया जाता है। इस पर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे सेल वाल देखिएगा तो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। जैसे तो क्वेश्चन आपको आता है, 1 सेल थिक हो जाएगा इसका आंसर। विच एलिमेंट हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आइए थोड़ा सा पीरियड टेबल में आपको लेकर चलते हैं, आंसर तो मिल गया। पीरियड टेबल देखिएगा तो मॉडर्न पीरियड टेबल हेनरी मोजले के द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन क्रेडिट जो आता है जो पीरियड टेबल बनाने का वह मेंडलीव को जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, अब आधुनिक आवर्त सारणी तैयार किया गया है हेनरी मोजले के द्वारा, लेकिन क्रेडिट जाता है पीरियड टेबल बनाने का जो मेंडलीव को। ये क्वेश्चन में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। तो देख लीजिएगा टोटल 118 एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट यहाँ देखने को फर्स्ट 2 हो गया ग्रुप, इधर से देखिएगा तो टोटल 18 ग्रुप होता है, और 7 ऐसे आपको पीरियड देखने को मिलेगा। तो अगर बात कीजिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करता है वो होता है प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हिंदी में इसको आप लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कहा जाता है कि जब पीरियड टेबल में आप लोग लेफ्ट टू राइट मूव कीजिएगा, आईसी में पढ़ाया गया होगा, 10th में पढ़ाया गया था, ओके ना, मैं तो पढ़ा देता हूँ, सबको पढ़ाता हूँ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, ध्यान रखिएगा, और टॉप टू बॉटम जो है से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है से डिक्रीज करता है, ये इसका रूल है। तो अगर देखिएगा अब ग्रुप 18 का तो आप लोग बातें छोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि ये नोबल एलिमेंट्स है, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, तो उसका कहानी साफ है। बाकी अगर इधर से बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इधर से बढ़ता है, इंक्रीज करता है, और इधर टॉप टू डाउन जो है डिक्रीज करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ से आप लोग चलना शुरू कीजिए, तो आप लोग को ना जो ग्रुप 17 है, यानी कि जो हैलोजेंस है, वहाँ पे जाकर रुकना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो तो रिएक्शन करता ही नहीं है। दूसरा बात है कि टॉप टू बॉटम घटता है, यानी कि इधर घट रहा है तो बढ़ेगा, ऊपर ही ना होगा सबसे ज़्यादा। तो इस तरह से देखिएगा तो आप लोग फ्लोरीन सबसे पहले आ जाता है। तो फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई नहीं है धरती पर, ध्यान रखिएगा। तो फ्लोरीन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी यह ग्रुप 17 का एलिमेंट है, जिसको 1 से डिनोट किया जाता है, और इसको हैलोजेंस कहा जाता है। हैलो का मतलब होता है साल्ट, और जेंस का मतलब होता है प्रोड्यूसर्स। तो इन लोग साल्ट को प्रोड्यूस करता है। जैसे इसको अगर उठाइएगा तो इसे आपको NaCl बन जाता है। ठीक है, इसको आप लोग उठाइएगा तो आपको बन जाएगा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इस तरह से कुछ देख लीजिएगा, इसे AgCl बन जाएगा, बनता है ना, Cl से लीजिएगा तो AgCl बन जाता है, जो कि आप लोग नहीं छोड़िए इसको। तो आंसर इसका मिल चुका होगा, आंसर हो गया इसका फ्लोरीन। तो यह सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कहने का मतलब 2 क्वेश्चन आ रहा था, जैसे एक आ रहा था AgBr, तो ये ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। AGI आता है, ये होता है आर्टिफिशियल रेन में। तो दोनों को याद रखिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, और ये आर्टिफिशियल रेन में यूज होता है। ओके, चलिए तो सबको देख लीजिएगा। व्हाट इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड लेवल फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर एश्योरिंग एयर क्वालिटी। तो एयर क्वालिटी में अगर एश्योर करना है तो उसके लिए जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है वो होता है 9 ppm, या 9 पार्ट्स पर बिलियन होता है। इसको ना देखा जाता है कि कितना जो है से कार्बन मोनोऑक्साइड का
जो है से लेवल है एयर में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है काफ़ी हानिकारक गैस है, आपको पता होना चाहिए। सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी हानिकारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जमीन आसमान का फर्क है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग भी जैसे प्रोड्यूस करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखिए वैसे हार्मफुल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप ले भी लीजिएगा तो ये हार्मफुल नहीं है, ठीक है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिएगा जिससे धुआं ऐसा होता है, तो वह क्या करता है, यह हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर, हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है और उसका जो फ्लो होता है उसको ब्लॉक कर देता है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन को फ्लो ही नहीं होने देगा, तो यह हानिकारक है। CO2 आप लोग को पता होगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है। तो CO2 मेनली रूप से रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। जो नॉर्मल लेवल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का एयर क्वालिटी के लिए वह 9 ppm होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल। An atom has a mass number of 23 and atomic number 11. The number of protons is, पूछा गया आपसे, आइए देखते हैं। तो कोई भी एक एलिमेंट हो तो उसका इस तरह से सिंबल दिया जाता है। ए होता है इसका मास नंबर और जेड होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। मास नंबर में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स वो कहा जाता है मास नंबर, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। ये अलग बात है कि जितना प्रोटॉन्स होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एटॉमिक नंबर को आप लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोला जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ तो क्वेश्चन था कि इसका मास नंबर 23 है और एटॉमिक नंबर 11 है। तो मास नंबर से आप लोग ना घटा दीजिए एटॉमिक नंबर, आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिल जाएगा। सॉरी वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है। चलिए ये भी देख लीजिएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना होगा तो एटॉमिक मास में से जो है से एटॉमिक नंबर घटा दीजिएगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए जितना एटॉमिक नंबर होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। एक ऑप्शन 12 भी है, ध्यान रखिएगा। इसको घटाइएगा 23 में से 11 तो आएगा 12। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा न कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। न्यूट्रॉन्स निकालना होगा तो एटॉमिक मास में से जेड घटाइएगा। एटॉमिक मास को ए से डिनोट किया जाता है और जेड एटॉमिक नंबर होता है, ओके ना। जैसे कार्बन देख लीजिएगा, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 एटॉमिक नंबर होता है, 12 मास नंबर होता है। तो इसमें आपसे पूछेगा न्यूट्रॉन्स, तो इसमें 6 ही होता है। एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन भी सेम, इलेक्ट्रॉन भी सेम, ठीक है, सब इसमें सेम होता है। जिससे कुछ सिंबल दिया जाता है, तो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कोक। तो कोक का इंपॉर्टेंट यूज क्या है। तो कोक आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। रिडक्शन करने के लिए जो कार्बन यूज करते हैं उस तरह से होता है। तो रिडक्शन करने के लिए जो होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स भी आपको डिटेल में कभी बताऊंगा, ठीक है। आपको पता होगा जो टॉप में होता है हाईली रिएक्टिव मेटल उसका एक्सट्रैक्शन, उसके बाद मिडिल में जो होता है मॉडरेटली रिएक्टिव, और जो लिस्ट होता है रिएक्टिव मेटल उसको जो है किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मेटलर्जी के बारे में आप पढ़ेंगे तो कभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा यूज होता है कोक। ओके, यहाँ पे कोक कुछ लिखा हुआ है। कोक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर फायर फर्नेसेस। उसका ब्लैक स्मिथिंग, ये होता है लोहा का काम जो होता है। इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये था ना, तो यही आंसर हो गया आपका। एग्जाम्पल में है आपका जिंक एंड आयरन। जिंक और आयरन को जो है आप लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे ZnO होता है उसके साथ C दे दीजिए, को कार्बन है तो यह Zn प्लस C हो जाएगा, तो एक्सट्रैक्ट हो गया ना, ठीक है। तो Zn यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो इट इज यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेसेस टू प्रोड्यूस आयरन फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है। तो ब्लास्ट में भी आपको इसको यूज किया जाता है, ठीक है। आयरन ओर को ब्लास्ट कीजिए ताकि उसे ओर निकाला जा सके। ल्यूकोडर्मा एक डिजीज है, किसका है। देखिए जो डर्मा टर्म होता है, कभी कभी डर्मा या डर्मिस देखते हैं तो उसका मतलब स्किन होता है, समझ गए ना। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे एपिडर्मिस सब सेल जो होता है, अपर लेयर जो स्किन का होता है। तो डर्मा का मतलब होता है स्किन। और देखिएगा आप लोग कोई पर्सन का देखे होंगे जिसका हाथ में जो है व्हाइट पैचेज जो है छप जाता है, मतलब हो जाता है, ब्लोचेज आपको देखने को मिलेगा। यानी देखिएगा किसी का चेहरा जो है कहीं पे थोड़ा सा मुंह जो है व्हाइट हो जाता है, किसी का हाथ व्हाइट हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह का जो बीमारी होता है उसको ल्यूकोडर्मा कहा जाता है। और इसमें मैं इसको देख रहा था कि जो फिनोल टाइप का जो केमिकल होता है जिसे प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, रबड़ इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, तो उससे जो है से आपको शरीर में जो मेलानिन होता है वो जो है कम होने लगता है, जिसके चलते जैसे आपको इस तरह का बीमारी देखने को मिलेगा। तो ल्यूकोडर्मा यह बीमारी स्किन का है, ठीक है, इसको ध्यान रखें। तो क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। ओके, क्लास आशा है कि अच्छे लेवल क्वेश्चन था, आसान तो क्वेश्चन था नहीं और कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। देखिए मैं चाहूँ तो टाइम पास भी कर सकता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन लाऊंगा, बस डिस्कस कर दूंगा, लेकिन मेरा पर्पस रहता है
मॉडरेट टू एडवांस लेवल। यूट्यूब में कभी भी पढ़ा रहा हूँ तो आपका टाइम वेस्ट मैं कभी भी 1 मिनट भी नहीं करना चाहूँगा। अच्छे चलिए क्वेश्चन देता हूँ। तो सारे पार्ट्स आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। नॉर्मल कोई क्वेश्चन होता है वह सबको ही कर लेता है, लेकिन जो मॉडरेट टू हाई लेवल करके जाइएगा तभी जैसे आपका हो पाएगा। और अलग अलग एग्जाम से जैसे क्वेश्चन उठाता हूँ, जैसे ये सारा क्वेश्चन आरआरबी जेई में पूछा गया था और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, तो उसको मैं हटा दिया, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वंदे भारतम PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। जय हिंद।